अब वेन्स जो है, वेन्स दो तरीके की होती है, एक पल्मोनरी वेन होती है और एक होती है मेन वेन। तो जो मेन वेन है, मेन वेन का काम क्या होता है? मेन वेन जो है वो पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर लेकर आती है, समझ गए? हार्ट के अंदर आने वाली पाइप इज कॉल्ड वेन, हार्ट में से बाहर निकलने वाली पाइप इज कॉल्ड आर्टरी, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखा था कि जो आर्टरी है, आर्टरी होती है थिक वॉल्ड, मतलब आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। थिक क्यों होती है? वो थिक इस वजह से होती है क्योंकि वो ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से बाहर की तरफ। अब हार्ट से जो ब्लड निकलेगा, क्योंकि हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप, तो हार्ट में से जो ब्लड निकलेगा वो पंप होकर निकलेगा। पंप होकर निकलेगा मतलब वो हाई प्रेशर पे होगा। तो हाई प्रेशर के लिए ट्यूब भी तो थिक चाहिए, थोड़ी पतली ट्यूब लेंगे तो वो ट्यूब के डैमेज होने के चांसेस हैं। तो इसलिए जो आर्टरी है वो थोड़ी थिक वॉल्ड होती है। उसके बाद जो पूरी बॉडी में से घूम फिर कर ब्लड आता है वो आता है बिल्कुल आराम आराम से, धीरे धीरे, तो उसमें कोई प्रेशर नहीं होता कि वो हाई प्रेशर में आ रहा है, तो वो होता है वेन्स के थ्रू। तो वेन्स जो है वो थिन वॉल्ड होती हैं। अब हमने ये देखा था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स्ड है। अब जो ब्लड है वो ब्लड ट्रैवल कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है। तो ब्लड का क्या काम है? वो जैसे जैसे जाता जाएगा, वो जितने भी बॉडी सेल्स रास्ते में आते जाएंगे उनको ऑक्सीजन पकड़ाता रहेगा, ठीक है। जो न्यूट्रिशन है, फूड आइटम्स जितने भी उसके अंदर मिक्स्ड हैं, जो कि सॉल्यूबल फॉर्म में होते हैं, जो मिक्सअप हो चुके होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह जितने भी हैं, वो सब बॉडी सेल्स को पकड़ाता रहेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लड देता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, बॉडी के बाकी सेल्स को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। एक्चुअली ये जो काम है ना, ये कैपिलरीज के थ्रू होता है। हमने लास्ट क्लास में ना यहीं तक करा था। हमने ये कहा था कि इधर तो आर्टरी है, ठीक है, ऐसे हमने एक आर्टरी दिखा दी, ठीक, और ये वेन है, वेन को थोड़ा सा पतला दिखा दिया हमने। आर्टरी और ये वेन, ठीक है। अब आर्टरी से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन मिक्स थी इस ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन मिक्स थी, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर वो वेन तक कैसे जाएगा? आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने वाली जो दूसरी ट्यूब होती है उसको हम कैपिलरी बोल देते हैं। तो ये जो बीच में हमने मोटा सा दिखा रखा है ना, ये क्या है? ये कैपिलरी है। एक्चुअली ये इतनी मोटी नहीं होती, हमने इसको क्या करा है, हमने इसको मैग्नीफाई करके थोड़ा बड़ा करके हमने इसको बनाया है। होती ये भी पतली सी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर अलग अलग तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। वो ब्लड वेसल्स हमने ऐसे बना दी, और होता क्या है कि ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत बारीक पोर्स होते हैं। तो वो बहुत बारीक पोर्स ऐसे हैं कि अगर हम ऐसे गौर से अपनी स्किन को देखें तो गौर से स्किन को देखने पर हमको कोई पोर्स तो नज़र आते नहीं है। हाँ, मैग्नीफाइंग लेंस से अगर इसको देखने लगेंगे तो हमको पोर्स भी नज़र आएंगे। उन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है उन्हीं पोर्स के थ्रू जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो भी उन्हीं पोर्स में से बाहर निकलते हैं। और जब स्वेटिंग होती है तो पसीना भी स्किन में से उन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर निकलता है। तो जैसे हमने देखा ना कि एक स्वेट है, तो स्वेट जो है वो कैसे निकला बाहर? वो उन पोर्स के थ्रू बाहर निकला। तो ऐसे ही जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज का एक काम तो ये होता ही है कि आर्टरीज को और वेन्स को कनेक्ट करने का। दूसरा, जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स से क्या होता है? उन पोर्स से ही मेनली ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो क्या है कि जैसे ये आर्टरी जा रही है, अब इस आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब है एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्सड है। तो इधर बॉडी सेल था, तो ये है बॉडी सेल। अब इससे ये बीच में जो बनाया हमने, ये है कैपिलरी। ये कैपिलरी है, और यहाँ से ये जो कैपिलरी है ये क्या करती है, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, उन पोर्स के थ्रू यहाँ से क्या निकलता है? फूड एंड
ऑक्सीजन फूड और ऑक्सीजन निकलता है, बॉडी सेल फूड और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। बॉडी सेल के पास पहले से ही जो है वो क्या है, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड इसको रिटर्न कर दिया कैपिलरी को। सेम काम यहाँ पर इस जगह कोई और एक बॉडी सेल है, ठीक है, ये जो बीच में डार्क सा बना रहे हैं ये उस सेल का न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया बॉडी सेल। अब यहाँ से अगेन फिर ये क्या करेगी, कैपिलरी का काम ये है कि फूड और ऑक्सीजन अपने छोटे छोटे पोर्स में से वो लीक करता हुआ, समझ लीजिए एक तरह से लीक करता हुआ जाता है, और जाता कहाँ पर है वो, बॉडी सेल्स के पास। बॉडी सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फूड से क्या होता है, उनका लाइफ बनी रहती है और वो ग्रोथ करते हैं फूड से। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन उनकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अगेन द सेल्स विल बिकम डेड, ठीक। अब ये जो बॉडी सेल है इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लौटा दी। तो अब क्या हुआ कि जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो ऑक्सीजन इस वाले बॉडी सेल को दे दिया, इस वाले बॉडी सेल को दे दिया, और भी इनफाइनाइट बॉडी सेल्स जो कनेक्टेड हैं आसपास हैं उनके पास उसने फूड एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने अपना कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दिया, तो अब कैपिलरी के पास केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो चुका। तो जब वेन में जाएगा, वेन में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड जाएगा, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है, और ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर। तो लास्ट हमने कैपिलरी के बारे में यही पढ़ा था। तो आर्टरीज के बारे में हमने देख लिया कि आर्टरीज जो है वो थिकली वॉल्ड होती हैं, और थिक वॉल्ड वो किस वजह से होती हैं, ताकि वो ब्लड में से जो हार्ट में से जो ब्लड आ रहा है, बहुत हाई प्रेशर पर आ रहा है, उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, ख़राब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, इस वजह से वो थिक वॉल्ड होती है। उसके बाद अब हम देखेंगे वेन्स के बारे में कि वेन्स क्या है, वेन्स का फंक्शन क्या है। तो नेक्स्ट है वेन्स। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के ना मैंने पूरे नोट्स भेज दिए हैं आपको। अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन के बाद का जो नोट्स जो हमारे बचेंगे, न्यूट्रिशन के, रेस्पिरेशन के, ट्रांसपोर्टेशन के, ये सारे नोट्स आ गए। केवल एक्सक्रीशन के नोट्स बचे हुए हैं। एक्सक्रीशन के नोट्स भी 1-2 दिन में भेजकर फिर फाइनली पूरा एक जगह कर हार्ड कॉपी दे दूँगा फिर आपको, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अब मैं वेन्स के बारे में देखूँगा। तो वेन्स में जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है पहले समझा देता हूँ आपको। हमने इसमें 5 से 6 पॉइंट्स लिखे हैं वेन्स के। पहला देखिए, जो हमको पता ही है कि वेन्स कैसी होती है, थिन वॉल्स होती हैं वेन्स की। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो ज़्यादा प्रेशर में नहीं होता। तो धीमा प्रेशर है तो पतली सी ट्यूब भी काम कर जाएगी। तो वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो क्या होता है कि वेन्स जो हैं वो पूरे के पूरे जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड को लेकर आती हैं, और कहाँ लेकर आती हैं, वापस हार्ट में लेकर आती हैं, ठीक है। वेन्स का पहला काम। दूसरा, veins do not need thick walls because the blood flowing through them is no longer under high pressure। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेन्स जो हैं उनको मोटी वॉल्स की यानी कि थिक वॉल्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर पर फ्लो नहीं करता, वो लो प्रेशर पर फ्लो करता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स ये हुए। थर्ड पॉइंट देखिए, द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड रहेगी, जैसा आपने हार्ट के डायग्राम में देखा था। पल्मोनरी वेन क्या करेगी, पल्मोनरी वेन वो बॉडी के पार्ट से जो पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करेगी, वो लंग्स से कनेक्टेड रहती है, और कहाँ कनेक्टेड रहती है, लेफ्ट एट्रियम में। तो लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर लेकर आती है पल्मोनरी वेन। 3 पॉइंट्स हुए। पहला पॉइंट क्या था कि वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, जो हार्ट में ब्लड को लेकर आती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वेन्स डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम इज नो अंडर हाई प्रेशर, वो हाई प्रेशर पे नहीं होता। तीसरा, जो पल्मोनरी वेन है वो हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में कनेक्टेड होती है, तो वो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर। द पल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट, तो लंग्स से हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है। 5वां पॉइंट है, देयर इज ऑल्सो अ मेन वेन कॉल्ड वेना कावा। एक मेन वेन होती है जिसको हम वेना कावा बोलते हैं। वो क्या करती है, द वेना कावा इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो वेना कावा जिसको हम मेन वेन भी बोलते हैं, वो राइट एट्रियम में कनेक्टेड होती है। वेना कावा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स बैक टू द हार्ट।
तो वेना कावा क्या करेगी कि पूरी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस हार्ट में लेकर आने का काम करेगी वेना कावा। तो वेन्स का क्या काम है, ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आना। दो वेन्स हो गई, एक पल्मोनरी वेन, एक मेन वेन। मेन वेन को ही हम वेना कावा बोल देते हैं। पल्मोनरी वेन क्या करेगी, वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आएगी। कहाँ पर कनेक्टेड होती है, लेफ्ट एट्रियम में। फिर हम बात करेंगे मेन वेन की। मेन वेन क्या करेगी, बाकी का लंग्स तो अलग हो गया, बाकी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स से सारा का सारा ब्लड लेकर आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा दो तरीके की वेन्स का फंक्शन हो गया। उसके बाद है द मेन डिफरेंस बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन इज दैट एन आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, वेयर एज अ वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट। ठीक है, बस इतना आपको वेन्स में करना था और कुछ नहीं। डायग्राम के नाम पर आर्टरी, कैपिलरी और वेन तीनों को इस डायग्राम के थ्रू बस आप एक्सप्लेन कर दें, इतना सफिशिएंट है इसमें वेन्स में। ठीक है, क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बता दें, दोनों बच्चे क्लियर है? ठीक है, यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 6 पर है नोट्स में ट्रांसपोर्टेशन वाला जो सेक्शन है, पीडीएफ मिल गई ना, भेज दी। हाँ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें है भाई हार्ट इज कॉल्ड अ डबल पंप। हार्ट को डबल पंप क्यों कहा जाता है बताएंगे, पढ़ा है किसी ने? वाई हार्ट इज कॉल्ड अ डबल पंप? बता। एक तरफ एक सेक्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और तभी के तभी दूसरा सेक्शन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेंकता है। तो एक सेक्शन ब्लड को रिसीव करता है, यानी कि लेफ्ट वाला जो सेक्शन है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और उसी टाइम साइमल्टेनियसली उसी टाइम जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नोस्ट्रल्स के थ्रू बाहर फेंक देता है। तो एक टाइम पर दो दो चीज़ें काम करती हैं ब्लड में, ऑक्सीजन को लेता भी है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता भी है। ठीक है, तो सुनिएगा, हार्ट इज रियली अ डबल पंप। अब पेज नंबर 7 पर आ जाइए। द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एक्ट्स एज वन पंप विच पंप्स ब्लड इनटू द होल बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी में पंप करेगा, पूरी बॉडी में भेजेगा कि लो भाई लो आप ऑक्सीजन लो। ठीक है, तो एक टाइम पर तो वो ये करेगा, तभी के तभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द राइट साइड ऑफ द हार्ट कॉल्ड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एक्ट्स एज अनदर पंप व्हिच पंप्स ब्लड ओनली इनटू द लंग्स। तो वो क्या करेगा, वो भी ब्लड को पंप करता है, कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ लंग्स में। ठीक है, तो एक सेक्शन जो है, जो लेफ्ट वाला सेक्शन है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, वो सेक्शन क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वाला सेक्शन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप अप करता है। ठीक है, तो एक टाइम पर दो दो जगह ब्लड की पंपिंग चलती है। एक तरफ तो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में करता है, तो क्या हुआ, अच्छा, तो और दूसरी तरफ जो है, जो राइट वाला सेक्शन है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है, लंग्स फिर उसको नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर भेज देते हैं। So, as we have already seen in the figure of heart, that the left side of heart is completely separated from the right side by a partition called septum. So, the two pumps in the heart work independently. तो वर्क ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो इस वजह से हार्ट इज कॉल्ड अ डबल पंप। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हालांकि हम काफ़ी इसको पढ़ चुके हैं, फटाफट से इसको मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वही जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स्ड होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वही जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड होती है, उसको डीऑक्सीजन। हाँ, बता देता हूँ फटाफट। द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वी गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स वेयर द फ्रेश ऑक्सीजन ऑफ एयर पासेस इनटू द ब्लड। जहाँ पर एयर की फ्रेश ऑक्सीजन जो ब्लड है, ब्लड में पास ऑन कर जाती है, उस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। The deoxygenated blood is formed in all the organs of the body. तो deoxygenated blood बॉडी के सारे ऑर्गन्स में बनता है। उसके बाद इसका रीज़न देखिए, दिस इज बिकॉज when the oxygenated blood passes through the organs of the body cells use up its oxygen. The body cells use up its oxygen and make it deoxygenated. ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं, सारा ऑक्सीजन यूज कर जाते हैं बॉडी सेल्स। The deoxygenated blood, however, carries carbon dioxide in it, which is produced during respiration in body cells. तो body cells के respiration की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो ब्लड को दे देते हैं। तो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं।
ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस कई बार करा है, लेकिन प्रॉपरली लिखकर यहाँ पर बता दिया कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अंतर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ हार्ट सर्कुलेट्स ब्लड इन द बॉडी। हार्ट जो है वो बॉडी में ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है। अब जो नेक्स्ट पेज है ना, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 उन बच्चों के लिए है जिनसे हार्ट का डायग्राम पेपर में ना बन पाए, जिनको लगे कि नहीं हार्ट का डायग्राम बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो ये ना नीचे ब्लॉक डायग्राम बना रखा है तो आप ये ब्लॉक डायग्राम भी बनाकर समझा सकते हैं। अच्छा, अगर वो आपसे बोले कि आपको हार्ट का ही डायग्राम बनाना है, स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं उसको, अगर हार्ट का स्कीमेटिक डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए तो फिर तो वो हार्ट वाला ही बनाओगे। लेकिन अगर सिर्फ सर्कुलेशन की बात करी जाए तो सर्कुलेशन के लिए सिर्फ आप ये डायग्राम बनाकर समझा सकते हैं। मुझे नहीं होती डायग्राम के, हाँ देखा मैंने, बढ़िया बना रखा है। खत्म चैप्टर है। अच्छा पूछ लो, मुझे लगा बता रहा हूँ। चलिए जी, ये मैं बता रहा हूँ पहले। स्कूल में हो गए? नहीं चल रहा है। कहाँ तक पहुँचे अभी? ट्रांसपोर्टेशन खत्म कर दिया। अच्छा, एक्सीडेशन तो फिर तो खत्म हो गया होगा चैप्टर। ऐसा ही बोला स्कूल के टीचर ने, है? ट्रांसपोर्टेशन खत्म तो चैप्टर खत्म। नहीं नहीं, फिर उन्होंने बोला एक टॉपिक करने के बाद खत्म चैप्टर। तो फिर पूछ क्यों रहे हो, हम ट्रांसपोर्टेशन ही तो कर रहे हैं, फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो चैप्टर खत्म। मैंने आपने वो रख दिया था। मैंने ऐसे रखा था, पहले इसको मिटा दो। हमारा भाई, चलिए देखिएगा इसमें ना, ये आवाज़ कैसी है, आवाज़ कैसी है बताओ। मुझे क्या अरे तो पता? दिमाग तुम्हारा ज़्यादा चलता है इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें भी नहीं पता। या फिर ये हो सकता है किसके घर में वैक्यूम क्लीनर चल रहा हो। ये वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ है, बिल्कुल सही कहा। है ना? अब इसके नीचे तो ये सेम डायग्राम मेरे टीचर ने बनवाया अच्छा, था। मैंने लेकिन तुमने बनाया नहीं होगा।
फर्स्ट लिखा है, यहाँ पर सेकंड लिखा है। बताता हूँ ये क्या है कि ये ना फर्स्ट और सेकंड स्टेप है। अब यहाँ पर हम अगर पेज नंबर 8 पर देखें तो पेज नंबर 8 से 9 तक ये पूरा प्रोसेस समझा रखा है। अब इस प्रोसेस को सिर्फ समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है, और आप स्टेप बाय स्टेप इसको एक बार समझ लेंगे तो आप एग्जाम में खुद बनाकर लिख भी पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पहला स्टेप देखते हैं, व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड। व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपैंड होती है। तो हम ये कहेंगे कि जब जो हार्ट है, हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर कौन कौन से हैं? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो 4 चैम्बर्स हैं। अच्छा, इसको लेफ्ट क्यों बोला जाता है? डायग्राम जो बना रखा है उसमें तो राइट में दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझिए कि हार्ट इस तरीके से, हार्ट ऐसे है, तो इधर वाला जो है वो लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया, और जो इधर वाला है वो राइट वाला हो गया। तो ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड का मतलब क्या है कि उसके जो मसल्स हैं वो फैले हुए हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ठीक है। तो हम एक्सपेंशन को बोलेंगे कि मसल्स रिलैक्स्ड हैं, और हम सिकुड़ने को बोलेंगे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। तो मसल्स जो हैं जब एक्सपैंड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि मसल्स रिलैक्स्ड हैं, और जब वो सिकुड़ जाते हैं यानी कि जब वो पंप करते हैं ब्लड को, तब हम बोलते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टेड है। तो देखिएगा, व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड, द पल्मोनरी वेन brings the oxygenated blood from the lungs into the left atrium of the heart. तो वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। सफाई चल रही है यहाँ आसपास में। तो मैंने मसल्स ऑफ द, अब ये बोल रहे हैं कि जब मसल्स हार्ट के चारों चैम्बर्स की जब मसल्स रिलैक्स होती हैं तब क्या होता है? उस टाइम पर जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, तो लंग्स से पहला स्टेप है ये, लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। अब क्या होता है कि वो रिलैक्स्ड था, रिलैक्स्ड का मतलब क्या? एक्सपेंडेड था। एक्सपेंशन के बाद में फिर ये सिकुड़ेगा ही, कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो ये वॉल्व V1 खुल जाएगा और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। मैं स्टेप नंबर 2 में ये लिखा हुआ है आगे, व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, ये लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू वॉल्व V1। वॉल्व V1 खुल जाएगा और वो लेफ्ट एट्रियम में पुश हो जाएगा। जितना भी ब्लड था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो यहाँ आ गया। उसके बाद क्या है, जब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उस वो क्या होगा? व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब ब्लड इसके अंदर आया तब तो वो फूल जाएगा। भाई किसी के अंदर कोई चीज़ भरी गई तो वो चीज़ फूल जाएगी, ठीक है, तो एक्सपैंड हो जाएगी। उसको हम बोलेंगे कि रिलैक्स्ड फॉर्म है, ठीक है। एक्सपेंशन को हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो वो एक्सपेंड हो गई। फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर यहाँ से मेन आर्टरी यानी कि आर्टा, मेन आर्टरी के थ्रू वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो करते करते कहाँ पहुँचेगा? बॉडी ऑर्गन्स के पास, ठीक है। When the left ventricle contracts, the oxygenated blood is forced into the main artery called aorta. This main artery then branches into smaller arteries which go into different body organs except the lungs. तो lungs को छोड़कर बाकी सारे body organs में यहाँ से oxygenated blood जो है वो जाने लगता है, ठीक है। कौन भेजता है उसको? मेन आर्टरी पुश करती है। उसके बाद क्या होगा? फोर्थ स्टेप है, the main artery carries blood to all the organs or parts of the body like head, chest, arms, stomach, etc. except the lungs. When the oxygenated blood passes through the capillaries of the body organs, then it gives oxygen to the body cells. Since the blood loses oxygen here, we say that the blood has been deoxygenated. तो अब जो है कैपिलरीज के थ्रू ब्लड अपनी सारी ऑक्सीजन को लूज कर देता है और ब्लड बॉडी सेल्स को दे देता है ऑक्सीजन। तो हम ये बोलेंगे कि ऐसे में जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेट हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। अच्छा, द ब्लड ऑल्सो गिव्स द डाइजेस्टेड फूड एंड अदर डिसॉल्व्ड मटेरियल्स टू द बॉडी सेल्स। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ ब्लड सेल्स enters into the blood. The deoxygenated blood carrying carbon dioxide from the body organs enter into the main vein. Main vein के through enter into the main vein called vena cava. The main vein carries deoxygenated blood to the right atrium of the heart. तो ये right atrium of the heart यहाँ पर deoxygenated blood लेकर आ जाती है मेन vein, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है। तो कहानी की तरह ही इसको पढ़ना। फिर उसके बाद क्या होगा? जैसा कि आप सब जानते हैं, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ गया, राइट एट्रियम फूल जाएगा। फूलने के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट ही होगा।
तो अगले वही लिखा हुआ है व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, when the right atrium contracts, deoxygenated blood is pushed into the right ventricle. Deoxygenated blood को right ventricle में वो push कर देता है, is pushed into the right ventricle through the valve V2, valve V2 के through वो deoxygenated blood को यहाँ push in कर देता है. उसके बाद क्या होता है, अब ये right ventricle भी contract होगा. When this right ventricle contracts, the deoxygenated blood is pumped into the lungs. तो pulmonary artery के through वो lungs में पहुँचेगा. Through the pulmonary artery in the lungs, deoxygenated blood releases its carbon dioxide and absorbs fresh oxygen from air. lungs में क्या होगा, वो deoxygenated blood जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसको तो बाहर फेंक देगा, हवा में रिलीज कर देगा और हवा में से ऑक्सीजन फिर से ले लेगा. सो द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड अगेन, ब्लड फिर से ऑक्सीजनेट हो गया. सो द blood becomes oxygenated again. This oxygenated blood is again sent to the left atrium of the heart by pulmonary vein for circulation in the body. This process goes on continuously and the blood keeps on circulating in our body. तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है और हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इसी तरीके से होता रहता है. क्लियर है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 10 पर आ जाइए. उसमें है व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन. अब हमको नेक्स्ट ये देखना है कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए. बस हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है. A circulatory system in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation. एक साइकिल में अगर ब्लड हार्ट के थ्रू 2 बार पूरा सर्कुलेट हो रहा है तो उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. अच्छा, इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का जो रास्ता होता है, द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, तो हार्ट से लंग्स की तरफ जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. हमने ये कहा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लड हार्ट से बॉडी की पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है और फिर बॉडी के सारे पार्ट्स में से घूम फिर कर वापस हार्ट में आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन. दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. दूसरा देखिए, द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट. ठीक है, 1 मिनट, मैं गलत बोल गया.
द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लंग्स तक जाना, ठीक है, और फिर लंग्स से वापस हार्ट में आना, हार्ट से लंग्स तक जाना और लंग्स से हार्ट तक आना। दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाना और रेस्ट ऑफ द बॉडी से वापस हार्ट में जाना, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो तरीके के सर्कुलेशन होते हैं, साथ साथ ही होते हैं, ठीक है। तो हार्ट से लंग्स तक आना और लंग्स से हार्ट तक जाना, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट से बाकी की बॉडी पार्ट्स में जाना और बाकी के बॉडी पार्ट्स से वापस हार्ट में आना, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें डबल सर्कुलेशन फॉलो होता है, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? तो डबल सर्कुलेशन ये होता है जिसमें एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड जो है वो हार्ट में से दो अलग अलग पाथवेज फॉलो करके दो बार ट्रैवल कर जाए, ठीक है। तो वो जो दो अलग अलग पाथवेज हैं, जो दो अलग अलग सर्कुलेशन हैं, उनको हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, द एनिमल्स सच एज मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, सॉरी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो मैमल्स और बर्ड्स इन सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड का मतलब क्या है? 2 एट्रिया हुए, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। एट्रियम की प्लूरल फॉर्म को ही हम एट्रिया बोल देते हैं। 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? 4 चैम्बर्ड एनिमल्स बोला जाता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, हार्ट होता है इनके। All the animals having 4 chambered hearts have double circulation in which the blood passes through the heart twice in one complete cycle of the body, ठीक है। एक साइकिल में 2 बार जो ब्लड है वो फ्लो करता है हार्ट के थ्रू, इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन फॉलो करते हैं कौन? जितने भी मैमल्स हैं। अब बात करते हैं एम्फीबियंस की। The amphibians such as the animals such as amphibians and many reptiles are cold-blooded animals whose body temperature depends on the temperature in the environment. उनका body temperature डिपेंड करता है कि आसपास का जो टेम्परेचर है, environment का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। They do not need energy to maintain their body temperature, hence their requirement of energy is less. उनको ना अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अगर ठंडी जगह पर हैं, यानी कि उनके आसपास का पानी ठंडा है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अगर उनके आसपास का टेम्परेचर वो गर्म है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर मतलब स्किन के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहते हो कि भाई देखियो जगह मेरे को बुखार तो नहीं हो रहा, तो आपके साथ आपका जो दोस्त बैठा हुआ टच करके कहता है यार कुछ नहीं हो रहा तेरे को, तो ठीक है। तब आप ये कहोगे कि नहीं मुझे अंदर से ना कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, मेरे को ना थकान सी लग रही है, कुछ फीवर जैसा लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है अंदर से, और तभी आप देखेंगे कि बॉडी टेम्परेचर बाहर से तो उतना नहीं है, मतलब स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो ऐसा इस चीज़ में बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए हम भी बड़े ठंडे ठंडे पानी से नहा लें, ठीक है, तो हम फिर अपनी स्किन को टच करके देखें तो हमारी स्किन हमको ठंडी लगेगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में आ गए, नहीं ना। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है इंटरनली, वो जो 38 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस जो मेंटेन रहता है वो रहेगा हमेशा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस का क्या है कि जो बाहर का टेम्परेचर है उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी वही हो जाता है, तो उनको एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। इसका मतलब उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो लेस होती है, कम होती है एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। चले आगे। The amphibians like frogs and reptiles like lizards have a 3-chambered heart which consists of 2 atria and 1 ventricle. तो उनमें क्या होता है कि दो तो एट्रिया होते हैं लेकिन वेंट्रिकल केवल एक ही होता है। The oxygenated and deoxygenated bloods mix to some extent in amphibians and reptiles. ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एट्रियम 2 हैं, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ जो है राइट वेंट्रिकल जो है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फटाफट लंग्स के थ्रू चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, तो टू सम एक्सटेंट, हालांकि राइट वेंट्रिकल से तुरंत वो लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि बीच में पार्टीशन है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल नाम की चीज़ नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर एक ही वेंट्रिकल है, जब एक ही वेंट्रिकल है तो ऑक्सीजनेटेड भी यहीं गिरेगा और डीऑक्सीजनेटेड भी यहीं पर गिरेगा, तो वो थोड़ा बहुत आपस में मिक्स हो जाता है,
ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर फेंकेंगे, क्योंकि जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया तो जो एम्फीबियंस हैं वो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन बाहर फेंक देंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, हम कहेंगे नहीं होगी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उतनी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती। एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती तो उसका मतलब उतने ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बाहर भी चला जाए कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम बोलेंगे हाउएवर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आल्सो हैव डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में भी डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड हार्ट में 2 बार आता है 2 बार जाता है। समझ गए? ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन वो होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, ये तो हमने बात करी फ्रॉग की या रेप्टाइल की, है ना, इनकी बात करें। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे केस ऑफ फिश। द फिश हैज़ अ 2 चैम्बर्ड हार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। फिश का जो है ना 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बस एक एट्रियम होगा और एक ही वेंट्रिकल होगा। ठीक है, द फिश डज नॉट हैव लंग्स, उसके तो लंग्स होते ही नहीं है। फिश में क्या होता है? गिल्स होते हैं। इट हैज़ गिल्स टू ऑक्सीजनेट ब्लड। तो गिल्स का क्या काम होता है? वाटर में से ऑक्सीजन को बाहर निकालना। ठीक है, ऑक्सीजनेट ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का काम फिश के केस में गिल्स करते हैं। फिश में क्या होता है? फिश में आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें केवल 2 चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। बाकी के जो एम्फीबियंस है, जैसे फ्रॉग हो गया, जैसे लिजर्ड हो गया, जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, उनमें क्या होगा? उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। ठीक, इन अ फिश द हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स। इन अ फिश द हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स। वो फिश में जो हार्ट है, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में जो हार्ट है, हार्ट का खास तौर पर ये राइट वेंट्रिकल, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेज देता है? लंग्स के पास। अब फिश में जो रेस्पिरेशन है वो होता है गिल्स के थ्रू है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजेगा? गिल्स के पास। वहाँ लंग्स ना होकर गिल्स के पास भेज दिया। द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ फिश इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन बिकॉज द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ऑफ फिश ओनली वंस इन 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। तो एक कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड है एक ही बार पास ऑन करता है फिश के केस में, तो इसलिए उसमें वो क्या फॉलो करता है? फिश का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या फॉलो करता है? सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखेंगे जी, अगला है टॉपिक हार्ट बीट्स वाला। 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन यानी कि उससे उड़ना, और रिलैक्सेशन यानी कि एक्सपेंशन, है ना, इसको हम हार्ट बीट बोल देते हैं। द हार्ट यूजुअली बीट्स अबाउट 70 to 72 टाइम्स इन अ मिनट व्हेन वी आर रेस्टिंग। जब हम रेस्ट में बैठे रहते हैं, आराम से जब हम बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो जो हार्ट है वो नॉर्मली 70 से 72 टाइम्स 1 मिनट में इतना बार वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए। दिस मीन्स दैट द हार्ट पंप्स आउट ब्लड टू द आर्टरीज अबाउट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। हार्ट जो है वो ब्लड को आर्टरीज में 70 से 72 टाइम्स पंप करता है 1 मिनट में। फिर बात करते हैं पल्स की। तो दिस वाज अबाउट हार्ट बीट। हार्ट बीट क्लियर है? चलिए ना आगे। पल्स। एवरी टाइम द हार्ट बीट्स ब्लड इज फोर्स्ड इनटू आर्टरीज। जितनी बार भी हार्ट बीट करता है तो ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द आर्टरीज। तो हार्ट बीट का मतलब क्या है कि ब्लड ना पंपिंग कर रहा है आर्टरीज में, तो आर्टरीज में ब्लड चला गया। उसके बाद सेकंड है द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी। एक्सपेंशन मतलब रिलैक्सेशन। द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट। तो जब एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन के टाइम पर क्या होता है कि ब्लड जब हार्ट के अंदर आता है, द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। तो जब हार्ट का जो एक्सपेंशन होता है, हार्ट के एक्सपेंशन को ही पल्स बोलते हैं। समझ गए? हार्ट के एक्सपेंशन को, कि जब हार्ट के अंदर जब ब्लड आया तो हम ये कहेंगे कि हार्ट एक्सपैंड हुआ, तो उसी टाइम हम ये बोलते हैं कि ये पल्स है, उस चीज़ को पल्स बोला जाता है। Since the heart beats about 70 to 72 times per minute, therefore the pulse rate of an adult person while resting is also 70 to 72 times per minute.
याद है जब कोरोना बहुत ज़्यादा सेकंड वेव जब बड़ी खतरनाक हुई थी, तो सब लोगों ने अपने घर में वो पल्स ऑक्सीमीटर मंगाने शुरू कर दिए थे अपनी पल्स रेट चेक करने के लिए। तो उसको पल्स ऑक्सीमीटर क्यों कहा जाता था? क्योंकि पल्स कब आती है, पल्स जनरेट कब होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर, जब हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजन आती है, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन कितनी ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर 70 to 72 टाइम्स पर मिनट ये है। उसमें भी यही बोला जा रहा था कि अगर आपकी 70 से ज़्यादा है बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, 80 से ज़्यादा है बहुत बढ़िया, और अबव 90 है तो एक्सीलेंट कैटेगरी में हो, फिर इसका मतलब कोरोना के लक्षण तो नहीं है, नहीं तो इतनी अच्छी पल्स रेट आपकी नहीं होती, ठीक है। ठीक है, तो पल्स का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी बार ब्लड हार्ट के अंदर आएगा तो हार्ट एक्सपैंड करेगा, तो उसी को एक बार जैसे ही वो अंदर आया तो हमने कहा एक पल्स जनरेट हुई, दोबारा अंदर आया दूसरी पल्स जनरेट हुई, तीसरी बार अंदर आया तीसरी पल्स जनरेट हुई। एक मिनट में अगर हम काउंट करेंगे तो ब्लड 70 से 72 टाइम्स तक अंदर आता है, हार्ट के अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड पल्स। उसके बाद ब्लड प्रेशर सुना है? वो साइड में एक बांध देते हैं और फिर उससे वो डॉक्टर मेजर करते हैं। हाँ, आजकल तो डिजिटल मशीन्स भी आ गई हैं, घरों पर भी आप चेक कर सकते हैं। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो जो प्रेशर है, जितने प्रेशर पर ब्लड पूरी बॉडी में पंपिंग करी जाती है ब्लड की थ्रू हार्ट, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब इसमें जो प्रेशर है, प्रेशर भी दो तरीके का होता है। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज। जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी ना दो वैल्यूज़ में एक्सप्रेस करा जाता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। द फेज ऑफ द हार्ट बीट व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड इनटू आर्टरीज। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होकर आर्टरीज में ब्लड को पंप करता है, ठीक है, आर्टरीज के थ्रू तो हार्ट में से ब्लड बाहर निकलता है, तो आर्टरीज के थ्रू जब वो ब्लड को बाहर पंप आउट करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिस्टोल, SYSTOL, systole. The phase of the heartbeat when the heart relaxes or expands and allows the chambers to fill with blood. ये जब चैम्बर्स के अंदर जब ब्लड आता है तो उस फेज को हम बोलते हैं डायस्टॉल। तो किस प्रेशर के साथ वो बाहर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोल। ठीक है, वो प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का देखेंगे तो 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, Hg मतलब मरकरी का लेवल, वो प्रेशर से पता चलता है मरकरी का लेवल कितना है, तो वो मिलेगा 120। और जो नीचे वाला होता है कि नीचे वाला लेवल कितना है, वो नीचे वाला यानी कि डायस्टोल, यानी कि आपकी ब्लड जो है हार्ट के अंदर कितने प्रेशर से आ रहा है, तो वो तो कम से ही आएगा ना। इसका मतलब वेन्स के थ्रू जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो 80 होता है जनरली, 80 और 120, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर, सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है जी। तो यहाँ ब्लड प्रेशर तक आते आते ये ट्रांसपोर्टेशन वाला पोर्शन आपका खत्म है, इसमें एक्सक्रीशन वाला बचता है, उसके नोट्स कंप्लीट करके भी भेज दूँगा। मैंने आपको 3 पार्ट्स में नोट्स भेजे थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बस थोड़ा सा पोर्शन बचा है, ठीक है। चलिए जी, फिर आप तय करते हैं। Okay, thank you, sir. Good afternoon, sir. ओके, गुड आफ्टरनून।